हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचएसबीसी फोकस्ड फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सुलाता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एचएसबीसी फोकस्ड फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 29 जुलाई 2020 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 4.3 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। जैसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 4.3 इयर्स में तो 26.64% तक का मैसिव रिटर्न है। और इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें तो 4.3 इयर्स में तो 21% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है 4.3 इयर्स में देखा जाए, और वो भी बड़े मार्जिन से। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 5 से 6% से पीछे रह गया, 5 टू 6% के बीच में। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्जिन है अगर आप देखें 4.3 इयर्स में। तो इस मामले में आप एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी बिल्डिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज भी है कि अगर मान लीजिए रिस्क बहुत ज्यादा कम लेके चल रहा है अपने कैटेगरी से और रिटर्न आपको 21% तक का दिलवा रहा है, तो वहां पे जो नेगेटिव फीडबैक मैंने अभी तक दिया है आपको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हम नीचे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जब मैं आपको मार्केट कैपिटल के बारे में बताऊंगा, आपको मैं रिस्क एंड रिटर्न रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो ये सब चीजें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी के दौरान अगर आप देखें कैटेगरी बिडिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, और वो भी बड़े मार्जिन से पीछे रह गया, मतलब 5 से 6%। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। 1000 रुपए अगर मान लीजिए आप एसआईपी करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, आपने कंटिन्यूसली 3 साल तक आपने हर महीने तक इन्वेस्टमेंट करा, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ 3 साल तक वो आपका हुआ 36,000 रुपीज। और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया 3 साल में 46,259 रुपीज में। तो देख पर जो आपका जो पैसा है वो करीब करीब 10,000 रुपए बढ़े हैं, वो भी 3 साल में। आपने सिर्फ 1000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट किया था। अगर मान लीजिए इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो अमाउंट जो डिपॉजिट होगा 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 46,452 रुपीज में। मतलब देख पा रहे कि मतलब इसने लगभग गोल्ड जो है इससे अ, इस म्यूचुअल फंड को बीट कर दिया है रिटर्न के मामले में। भले ही वो बड़ा मार्जिन ना हो, थोड़ा बहुत मार्जिन हो, 200 रुपए का मार्जिन हो, लेकिन फिर भी बीटिंग रिटर्न मिल रहा है। तो गोल्ड ने बेटर रिटर्न दिया है अगर लास्ट के 4.3 इयर्स में देखा जाए। देखिए ये एक जायज सी बात है, क्योंकि देखिए अगर आप गोल्ड का रिटर्न देखें तो 2020 से, मतलब ये फंड जो आया 2020, मतलब कोविड के टाइम में ये फंड आया था। तो कोविड से अगर आप देखें जो गोल्ड ने रिटर्न दिया वो बहुत ही मैसिव रिटर्न दिया है। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इस फंड ने ये फंड भी पीछे रह गया है रिटर्न के मामले में। इसने कंटिन्यूअसली हर साल 4.3 ईयर्स तक 21% तक का रिटर्न दिया है, तब भी ये पीछे रह गया गोल्ड से। तो गोल्ड ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू दिस म्यूचुअल फंड। और एफडी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 1000 रुपए 3 साल का, अमाउंट डिपॉजिट होगा 36,000 रुपीज, और 36,000 रुपये आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 40,162 रुपीज में। तब देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। एफडी में आपका पैसा इतना बढ़ता नहीं है, लेकिन आप गोल्ड या फिर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न कितना मैसिव मिल रखा है अगर आप अगर 3 इयर्स में कंपेयर करें तो। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बात करें तो एबव एवरेज रिटर्न, देखिए यहाँ पे जो मैं रिस्क और कैटेगरी जो है अभी मैं नीचे इसको एनालिसिस करने वाला हूँ। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो अगर आप देखें इस फंड का कैटेगरी कंपैरिजन में, तो लास्ट 3 इयर्स का, तो बीटा बीटा क्या होता है। देखिए बीटा आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ये म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे देखा जाए 1 से अगर नीचे थोड़े से ठीक ठाक माना जाता है, तो यहाँ पे अगर इस फंड का अगर देखें 1 है, और कैटेगरी का देखा जाए 0.92 है। मतलब कैटेगरी में वॉलेटिलिटी थोड़ा कम है अगर आप कंपेयर करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। देखिए वॉलेटिलिटी कम है और रिटर्न भी कैटेगरी में ज्यादा है, और मतलब इस फंड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के मामले में। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे 15.1 है, और कैटेगरी का 14.15 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है, देखिए आपका जो एवरेज रिटर्न है ना, उसे कितना प्लस उसे कितना माइनस, उसका एक रेंज बन जाता है, वो रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे अगर जितना कम हो स्टैंडर्ड डिविएशन उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 15.1 है, और कैटेगरी का 14.15 है। तो देखा जाए तो कैटेगरी का कम है, इस फंड का ज्यादा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा ज्यादा लेके चल रहा है कैटेगरी से, और रिटर्न भी आपको बड़े मार्जिन से नीचे दे रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा ओवरऑल देखा जाए अभी तक का जो मैंने एनालिसिस कर रखा है, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं, आप बोलेंगे यार इसने तो अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है 21%, तो इससे जब कैटेगरी की तरफ जाइए वहां पे आपको रिस्क भी कम मतलब ले रहे हैं, बेंचमार्क में भी कम, मतलब बेंचमार्क से कम ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा मिल रहा है अगर आप देखें इस म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में।
अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन लिया और यहाँ पे एसआईपी शुरू कर दिया, तो आपको 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अगर आप इसमें लमसम करना चाहते हैं, आप लमसम कर सकते हैं 5,000 रुपए से, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉकिंग पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। यहाँ पे एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1811 करोड़ रुपीस तक का पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यही हम देखिए, अगर आपका कम रहता है ना, तो यहाँ पे भरोसा की प्रॉब्लम क्या रहती है, भरोसे की बात आ जाती है। मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ कमजोरी है, खराबी है, तभी यहाँ पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, उस मामले में देखा जाए, तो इसलिए एम साइज थोड़ा देखना जरूरी हो जाता है। तो एम साइज अगर ज्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। आपने सुना होगा कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसने बीच बीच में क्या करते हैं, अपना एसआईपी और लमसम बंद कर दिया, क्योंकि उसका जो एम साइज है ना 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो वहां पे मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। लेकिन मैनेजर को मैनेजमेंट करे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम साइज कम है तो वो डेफिनेटली मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे लोग का भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें तो 1811 करोड़ रुपीस है, वो भी 4.3 इयर्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एम साइज थोड़ा बहुत कम है, मतलब साल के हिसाब से जब से लॉन्च हो रखा है। तो यहाँ पे लोगों का इतना ज्यादा भरोसा नहीं है, तो एम साइज इतना बुरा भी नहीं है। आप इसको एक एवरेज सा एम साइज मान सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं दूंगा, कि नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, ठीक ठाक सा इसका एम साइज है, मैं बोलूंगा। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में। फंड मतलब वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पेमेंट करना पड़ता है, तो वो उसको एज ए टर्म, मतलब उसको एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट का कितना हिस्सा, तो यहाँ पे अगर आपका 1% से नीचे, उसे ठीक ठाक सा माना जाता है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे, उसे अच्छा खासा माना जाता है। क्योंकि देखिए 0.8% हो ना, या 0.9% भी हो, या 1% भी हो ना, लॉन्ग रन में वो लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाते हैं। अगर आप देखिए 15%, 15 साल तक आपने सोच के आए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हो 15 साल के बाद आपका लाखों करोड़ों का आप एज एन मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 0.7% से नीचे से अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसका एवरेज सा फीडबैक दूंगा कि इसका 0.89% तक का एक्सपेंस रेशियो है। कि देखो यहाँ पे पहला जो क्राइटेरिया मैंने बताया कि 1% से नीचे होना चाहिए, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट करके जो मैं बोलता हूँ 0.7% से नीचे हो, उसे अच्छा खासा माना जाता है, तो यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ एवरेज सा मैं फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव दूंगा, ना तो नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ठीक ठाक सा एक्सपेंस रेशियो। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो सकता था। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा, प्रॉफिट बुक कर ली, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये देखिए, मिड कैप में इनका 16.98% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 27.42% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 51.69% का एलोकेशन है, और डेप्ट अदर्स में 3.9% का एलोकेशन है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है। देखिए यहाँ पे आप तो सबसे पहले बात करते हैं एचएसबीसी फोकस्ड। फोकस्ड मतलब नाम आपको पता है, फोकस मतलब इनका फोकस है। तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कुछ 30 से 40 कुछ स्टॉक्स होते हैं, उसी को ही आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो वहां पे क्या है, फंड मैनेजर को ना ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 30 से 40 स्टॉक्स जो है वो चूज कर रखे हैं, और वही उसी में ही सारा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बन जाता है। तो कई सारे क्या करते हैं कि ज्यादातर फोकस्ड फंड में ना लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनी, जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, उसको ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और स्मॉल कैप और मिड कैप कम कर देते हैं, रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की है, आपने कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ले रखा है। मतलब 30 से 40 स्टॉक ही चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा तो आप चूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क बहुत ज्यादा बना पड़ा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बीटा क्यों यहाँ पे 1 तक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों ज्यादा है। रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैपिटल से पता लगा पा रहे हैं कि मतलब जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, यहाँ पे करीब करीब 50% तक का इनका एलोकेशन, मतलब 50% आप उससे भी थोड़ा कम मान सकते हैं। तो मतलब 45% तक का इनका जो एलोकेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रखा है। तो यहाँ पे कितना ज्यादा रिस्क है, मतलब इनका फोकस्ड है, ऊपर से स्मॉल कैप और मिड कैप में इनका आधा, मतलब आधे के आसपास ही इनका एलोकेशन हो रखा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा एलोकेशन होना होना अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा ज्यादा एलोकेशन ले लिया है। मतलब एलोकेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे है।
सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 31.26% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 21.24% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 12.46% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर में इनका 10.11% तक एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7.75% तक एलोकेशन है, उसका एनर्जी सेक्टर में 7.61% तक एलोकेशन है, उसके बाद रियल एस्टेट में 4.34% तक एलोकेशन है, उसका कम्युनिकेशन डिफेंसिव में आपका 3.38% तक एलोकेशन है और बेसिक मेटल्स में 1.86% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर साइक्लिकल, हेल्थ केयर और आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर। अगर ये जो 5 सेक्टर जो 4 आप 4 सेक्टर ही कंसीडर कर लीजिए ऊपर के जो है, वो अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू मतलब स्टॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका फोकस्ड स्टॉक्स है, ये भी याद रखिए कि मतलब सिर्फ 30 से 40 स्टॉक्स जो है वो फोकस उस पे ही कर रखा है, उसी में ही अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन जाता है। सेक्टर एलोकेशन के मामले में यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर है वो व्यूअर्स है, उनके हाथ बंधे हुए हैं कि फोकस्ड जो कुछ कुछ स्टॉक्स जो है उसी में ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फंड मैनेजर की बात करें, यहाँ पे 3 फंड मैनेजर, एक सोनल गुप्ता है, इनको एक्सपीरियंस है 3.3 इयर्स का, और सेकंड जो है आपका चीनू गुप्ता है, इनको एक्सपीरियंस है 3.35 इयर्स का, और थर्ड जो है आपका नीलोत्पाल सहाय, इनका एक्सपीरियंस है 11.45 इयर्स का। तो देखिए फंड मैनेजर के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, आप इनके बारे में पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि उन्होंने पास्ट में रिटर्न कैसे दिलवा रखे हैं, तो एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और 3 फंड मैनेजर है, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी आपको ये फंड मैनेजमेंट की बात जब आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में। रेटिंग की बात करें तो इसको 4/5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए रिटर्न के मामले में डेफिनेटली मैसिव रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी के मामले में और रिस्क के मामले में यहाँ पे कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रखा है और रिटर्न भी थोड़ा कम दे रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल बताऊं तो एक एवरेज सा फंड है। अगर आप एक फोकस्ड कैटेगरी का अगर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं, इससे अच्छे आपको फोकस की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, जो रिस्क भी कम लेते हैं और रिटर्न भी अच्छा खासा दिलवा देते हैं, 20 से 25%। अगर आप देखें, और रिस्क भी कम, मतलब उनका ज्यादातर जो एलोकेशन होता है वो लार्ज कैप में ही होता है, कि देखिए आप यहाँ पे ऑलरेडी फोकस लेके, मतलब जो फोकस मतलब 30 से 40 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई करके रिस्क ले रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे आप लार्ज कैप में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में किया तो और भी ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक बन जाता है उस मामले में। तो इस म्यूचुअल फंड को मैं एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी आप इसे म्यूचुअल फंड में चूज करिए, वरना बिल्कुल भी मत चूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बना रहता है। मैं तो बता रहा हूँ स्मॉल कैप के आसपास इसका रिस्क बना रहेगा। लेकिन आप इससे अच्छा तो कैटेगरी, मैं यहाँ पे एवरेज साइज का फीडबैक दूंगा, लेकिन आप खुद रिसर्च करी, इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया अपने जहाँ भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर आता हूँ। थैंक यू।